आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुए बस हादसे में सरकार ने महलुकीन के अहलखाना के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 45 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बस में 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। मुसाफिर मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए तिरुपति जा रहे थे। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चित्तूर बस हादसे में हुई जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है और महलुकीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। महलुकीन के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। एक्सग्रेशिया की रकम PMNRF से दी जाएगी। मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद का मामला अब CBI के हाथ में है। जांच में लगी CBI ने अब तक 21 लोगों को नामजद किया है। वाजो की CBI टीम ने बीरभूम तशद्दुद केस की तहकीकात के लिए रामपुर हाट के सरकारी गेस्ट हाउस में एक आरजी कैंप लगाया है। आपको बता दें कि 21 मार्च को कुछ नामालूम लोगों ने बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 10 घरों को नजरआतिश कर दिया था और 8 लोगों को हलाक कर दिया था। इस मामले का नोटिस लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI इंक्वायरी का हुक्म दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तैयारशुदा चीजों की दुनिया में मांग बढ़ गई है। PM ने कहा कि हमारे मुल्क ने 30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो तारीखी है और इसका मतलब यह है कि दुनिया में हिंदुस्तानी अशिया की मांग बढ़ रही है। हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा MSME सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शिवसेना के MP संजय राउत ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की PDP पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करते हुए हुकूमत बनाई। उन्होंने मजीद कहा कि शिवसेना के नजरियात बीजेपी के नजरियात से हमेशा अलग रहे हैं। जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार बनाई, सत्ता का लाभ लिया, सब कुछ किया। तो ये जो बोल रही है महबूबा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ताकत देने का काम ऐसे लोगों को बीजेपी ने किया सत्ता में जाकर। लेकिन एक बताता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी हो, जी सर, शिवसेना हमेशा इस विचारधारा को विरोध करेगी और करती रहेगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि कोरोना के मुश्किल तरीन दिनों में मोदी हुकूमत ने मुल्की अवाम की जरूरत का भरपूर ख्याल रखा है। हमें देखना होगा कि पिछले 2 वर्षों में
जिस तरह का पूरे विश्व के सामने कोरोना काल के समय संकट आया और उस संकट के चलते जो गरीब, जो कमज़ोर तबका, महिलाएं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो, खाने पीने की वजह से, दवाओं की वजह से उनको ऊपर नुकसान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है उसने काम किया। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब हुई, लेकिन इस बार कानपुर में किसी भी एमएलए को वजीर नहीं बनाया गया, जिससे कानपुर के लोगों में नाराजगी है। इस हवाले से सीसामाऊ से समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली इरफान सोलंकी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानपुर से 2 मंत्री थे, लेकिन इस बार एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि यहाँ पर कद्दावर नेता रहे हैं और लगातार जीतते रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जी मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में क्या सोच रही है, जबकि कानपुर से 7 सीटें मिली हैं 10 में से, और क्या लगता है आपको पार्टी क्या सोच रही है, कानपुर को नज़र रखा गया? देखिए, बधाई, धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे पूछा। जिस सूबे के मुख्यमंत्री जब शपथ लेने जा रहे हैं और उनको खुद नहीं मालूम है कि उनके कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होने जा रहे हैं, सवाल तो आपका ये होना चाहिए कि योगी जी को मालूम था कि उनके मंत्रिमंडल पे कौन कौन से नाम आने वाले। ये तो जब शपथ ग्रहण हुआ और हमारे गवर्नर महोदया पहुंची, उस समय लिस्ट आई और उससे पहले जब लोगों के पास फ़ोन पहुंचे हैं वही लोगों को पता चला। अब उदाहरण दे सकते हैं, जो हमारे कानपुर के 3 मंत्री थे, आपने 2 बताया, 3 मंत्री थे। एक पचौरी जी जो सांसद बन गए, फिर निर्मल कटियार जी थे, महाना जी थे। अब सबके नाम तो कथी गए, खैर ये उनकी पार्टी का मसला, हम तो समाजवादी पार्टी है, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। पर मैं आपके सवाल का यही जवाब देना चाहूँगा, खुद योगी जी को नहीं मालूम था कि उनकी मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम होने वाले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब सैया भाई कोतवाल तो दर कहेगा, जो मंत्री बने हैं तो वो योगी जी द्वारा नहीं बने हैं, वो सीधे आला कमान से आए। इसका मतलब कानपुर में आला कमान नाराज है। 7 में से 10 में से 7 ही जीत पाया, 3 विधानसभा हमने जीत ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको लगता है कि कानपुर उनके बस का नहीं है, इसे शायद उन्होंने कानपुर में मंत्रालय देना पसंद नहीं करा। जनता को छला गया है, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मुझे लगता था कि कानपुर को प्रेजेंट करना चाहिए। जनता के साथ धोखा हुआ है। अगर जनता का मंत्री होता, काम करा, तो वैसे तो काम करते ही नहीं ये लोग, और फिर भी अब आगे तो उम्मीद क्या है कि ये तो समय बताएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका कहना है कि कानपुर की जनता के साथ छल किया गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे और डीजल की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दारुल हुकूमत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे हो गई है। गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया था। 4 माह से ज्यादा के वक्फे के बाद मंगल को पहली बार इन कीमतों में तब्दीली की गई, जिसके बाद गुज़िश्ता 6 दिनों में ईंधन 5वीं मरतबा महंगा हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 88 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 13 पैसे हो गई है। सर ये तो देखो, मैं क्या कह सकता हूँ, पर ये गलत है। ये देखो तरीका, ये समझ नहीं आ रहा। उधर यूक्रेन और रूस की झगड़ा चल रहा है, उधर ये सारे के देश परेशान है, उधर से पेट्रोल की तरफ से हम परेशान है। ये तो बढ़ने नहीं चाहिए ना। क्या असर पड़ रहा है आप लोगों पर? असर ये पड़ रहा है कि 2-4 रुपये जो भी है वो थोड़ा कम होनी चाहिए, इतना हो सकता है सर। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट रेट बढ़ा देती है तो उसमें क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों पर? फ़र्क तो बहुत पड़ता है। जहाँ 4 दिन में पेट्रोल डलवाते थे, हम तीसरे दिन में पेट्रोल डलवाना पड़ता है हमें। जहाँ पे हमें 100 रुपये बचते थे, वहाँ पे 50 रुपये और जेब से जाते हैं हमारे। बढ़ी रही है और बढ़ती रहेगी अब जब तक इलेक्शन नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन से पेट्रोल की कीमतें रुकती हैं? और क्या, अभी तो 95 रुपये था वो। हाँ, वो गलत किया है, नहीं बढ़ने चाहिए। आम आदमी बीमार पड़ेगी इसकी। ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार ने कुछ एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि डीजल इतना महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन, ये सही नहीं है, थोड़ा डाउन होना चाहिए। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? कि लगना क्या, डीजल तो डलवानी है, महंगा हो रहा है, सस्ता, बाकी हाँ महंगा तो हो ही रहा है, जेब ढीली होती जा रही है। लोगों की जेब पे फर्क पड़ रहा है। हाँ, क्या करे, जनता की बस हालत खराब कर रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं? इस पे सरकार से क्या दरख्वास्त करें? थोड़ा
जहाँ रुका हुआ था वहीं रोक देते हैं। अब धीरे धीरे फिर बढ़ते जा रही है गाड़ी, जब इलेक्शन खत्म हो गए तो लोगों को परेशानी हो रही है। अरे क्या असर देखते हैं आम आदमी पे और महंगाई पे, क्या असर देखते हैं? हम तो सोच रहे हैं गाड़ी बंद, ये गाड़ी रख दे घर पे ही, चल सवारी करें, फिर क्या करें आपको। It is impacting too much. The inflation is going to go up. Not only the petrol prices is going up, even the diesel prices is going up. Due to it, all the common man is really affected like anything. All the commodities, the prices are going up. Common man is totally burdened out because of this thing. Government should do something about it. अरे भाई पहले 500 रुपये पेट्रोल डलवाते थे तो कम से कम 7-8 लीटर आ जाता था। अब 500 रुपये का ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 500 लीटर, पूरा 5 लीटर भी नहीं आ रहा। मेरे को नहीं, पूरी पब्लिक परेशान है पेट्रोल से। कंट्रोल होना चाहिए बड़े भाई, सभी को होना चाहिए, सभी को फायदा होना चाहिए। ऐसे तो मर जाएंगे लोग, गाड़ियाँ नहीं निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम जब भी बढ़ता है तो आम जनता के ऊपर इसका असर सीधे देखने को मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जैसे ही दाम बढ़ता है तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनके दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि सभी चीज़ यातायात पे निर्भर करता है। इसको लेके जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद ये आम जनता के जेब पे भारी पड़ता है। हालांकि जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो कार चलाते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है, लेकिन जो नहीं चलाते हैं वो भी जब सामानों को खरीदते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, इससे आम आदमी काफ़ी चिंतित है। और अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इसमें 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और वहीं डीजल में जो 50 पैसे की बढ़ोतरी सामने आ रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज देखिए पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे जो शो किया जा रहा है, पेट्रोल जो है 99 रुपये 15 पैसे हो गए हैं। अगर आज कोई पेट्रोल लेगा यहाँ से तो उसको 99 रुपये 15 पैसे पेड करने होंगे। अगर वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है वो 90 रुपये 46 पैसा हो गया दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल के रेट हैं। और इसी तरह से दूसरे महानगरों में भी ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 113 रुपये पेट्रोल हो गया है। लगातार जो बढ़ोतरी हुई है इससे लोग चिंतित हैं। और चलिए यहाँ पर तमाम लोग पेट्रोल ले रहे हैं तो इनसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है इस पर इन लोगों का क्या कहना है। अब अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं और डीजल के, और आज भी जो बढ़े उसकी वजह से देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, अभी तो सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई वैसी बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ रहा है। पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा, और किराया बढ़ेगा तो आम आदमी पे फर्क पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरे बजट में बहुत महंगा पड़ रहा है। जेब पे भारी पड़ रहा है। हाँ, बजट पे भारी पड़ रहा है। ये महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई को लेकर सरकार को देखना चाहिए। तेल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए और क्या। अभी इधर जो सप्ताह में लगातार जो दाम बढ़े हैं, सोमवार को बढ़ा, फिर मंगलवार को बढ़ा, अभी कल भी बढ़ा। ये तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है कुछ। ये क्या तरीका है कि महंगाई बढ़ रही है और पैसे तो बढ़ नहीं रहे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से। महंगाई बढ़ेगी, कमाई तो है नहीं उतनी ज़्यादा। कमाई बढ़े तो ठीक है, महंगाई भी बढ़े, लेकिन कमाई है ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं चाहता गवर्नमेंट से, मैं चाहता हूँ केवल रहम करें जनता पे बस। महंगाई नहीं भैया, जेल हो जाएगी ज़्यादा बोलेंगे तो देखिए इनका मानना है कि जो है महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग यही मान है कि जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का यही मानना है कि अभी कोरोना संक्रमण खत्म हुआ है, कमाई हो नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में जीवन यापन काफी मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्दा मुजाहरे के बाद दीगर रियासतों में भी पार्टी लीडर और कारकुन सरगर्म हो चुके हैं। कर्नाटक के रायचूर में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बाकायदा तौर पर पार्टी का दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। आप लीडर डी वीरेश कुमार ने कहा कि पंजाब में कामयाबी के बाद मुल्क में अब अवाम आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। इसी तरह कर्नाटक रायचूर में 28 मार्च को बाकायदा तौर पर पार्टी का दफ्तर कायम किया जाएगा, जिसमें
रियासी सतह के आम आदमी पार्टी के लीडर हिस्सा लेंगे। माह रमजानुल मुबारक में कसरत से इबादत करते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश करें। इन ख्यालात का इजहार जामिया कमरुल हुदा तालीमी और फलाही तंजीम के बानी मौलाना सईद शाह मुबशिर पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा, इस माह में रिश्तेदार, करीब और पसमानदा लोगों का खास ख्याल रखने की अपील की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा अजीम एहसान है कि एक के बाद दीगरे अजीम तर महीने जाते हुए फिर रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ ला रहा है, जो अपने अंदर बेपनाह रहमतें, बरकतें समेटे हुए है। और अल्लाह तबारक व तआला का खुद इरशाद बारी है कि हम बंदों के गुनाहों को इस महीने में मिटा देते हैं और नेकियों में इजाफ़ा फरमा देते हैं। जिस तरह बंदा दूसरे महीनों में इबादतें करता है तो एक नेकी का एक सवाब दिया जाता है, मगर रब कायनात इरशाद फरमाता है कि मैं अपने हबीब के सदक़े में एक नेकी के बदले में रमज़ानुल मुबारक में अपने बंदों को एक के बदले 70 गुना बल्कि उससे ज़्यादा भी सवाब अता फरमाता हूँ। कर्नूल वाईसीपी यूथ विंग लीडर शांति ने कहा है कि वज़राला वाइस जगनमोहन रेड्डी का रियासत के 3 सदर मकाम वाला फैसला अवाम के हक में है। इस फैसले से रियासत के तमाम इलाकों की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी रियासती अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कल्याण का योजना चलता है, गरीबों का पालना चल रहा है। अब कैपिटल से भी असेंबली में बोला जगनमोहन रेड्डी 3 कैपिटल से आंध्र प्रदेश पूरे लोगों को अच्छा करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी पालना से बहुत सुंदर भी है। अब तक कौन भी नहीं दिए गरीबों को पैसे भी, वो पैंडेमिक सिचुएशन में भी पैसा दे को बहुत लोगों को सेव करने वाले जगनमोहन रेड्डी है। कर्नाटक में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और इन मसाइल को हल करने की जानिब रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मसाजिद को मरकज बनाकर किस तरह तालीमी फलाही काम अंजाम दिए जा सकते हैं, इस पर एक तफसीली खाका पेश किया गया। इजलास की अहम बात यह रही कि तमाम मसलकों के उलमाए किराम एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। सभी उलमाए किराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मस्जिद को सिर्फ नमाजों तक महदूद न रखा जाए। मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से मस्जिद वन मूवमेंट का रियासती सतह का इजलास बेंगलोर में मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में खुसूसी तौर पर मस्जिद वन मूवमेंट का तारुफ पूरे सूबा से आने वाले उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत के सामने पेश किया गया। इसको समेट कर मस्जिद के दायरे में ला करके अब ये मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम महदूद कर दिया गया। मस्जिद के ज़रिए अपने दायरे में आने वाले तमाम इंसानों की खिदमत का बेस जो है वो मस्जिद को बनाया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की यही पोजीशन थी। दरमियान में जो है कुछ उसमें दूरियां पैदा हुई। दोबारा ज़रूरत इसकी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि मरकज़ को, मस्जिद को मरकज़ बनाकर उसके दायरे में आने वाले मकानात, वहाँ बसने वाले इंसानों की खिदमत का मरकज़ बनाकर काम को बढ़ाया जाए। चाहे तालीमी मसला हो, चाहे माशी मसला हो, चाहे शादियों का मसला हो, चाहे वोटिंग का मसला हो, इन सारे मसाइल के हल के लिए अगर हम मस्जिद को मरकज़ बनाकर कोशिश करते हैं तो आसानी होगी। तो मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से सबसे पहले सर्वे करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बहरहाल पड़ोसी है, बसा वक़्त ऐसा होता है कि हमारी नज़र उन तक नहीं पहुंचती। मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से महल्ले का सर्वे करके इलाके की सूरत हाल भी सामने आती है। मोहताज, मजदूर और परेशान हाल लोगों की निशानदेही करके उनकी मदद फराहम करने के सिलसिले में एक तरीक़ेकार है। अल्लाह से दुआ फरमाएं। अल्लाह रहमान रहीम। ब्रिज नारायण चकबस्त ने बड़ी प्यारी बात कही, दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। मस्जिद के 2 पहलू हैं, एक पहलू खालिक की इबादत और दूसरा पहलू मखलूक की खिदमत। खालिक की इबादत के लिए तो मस्जिद इस्तेमाल की जा रही थी और सुबह क़यामत तक की जाती रहेगी।
उसका जो दूसरा अहम पहलू है मखलूक की खिदमत, बिलखुसूस मस्जिद के आसपास अड़ोस पड़ोस में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत जो लोग बसते हैं उनकी तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी खिदमत करने के लिए ये मस्जिद वन कमेटी आलम वजूद में आई है। सोशो इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है इसे हम लोग मस्जिद लेवल पे डिसेंट्रलाइज होकर मस्जिद लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा जो है कौम और मिल्लत के फ़िक्र में हुआ और स्पेशली फोकसिंग ऑन एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जो कम्युनिटी का इस पर फोकस हुआ। मुरादाबाद के थाना कटघरी इलाके में ई रिक्शा के हॉल में आग लग गई जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे पुलिस में नौकरी करने वाले शाहनवाज के घर के नीचे बने हॉल में आग लग गई थी। आग में 38 ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। खान क्या हुआ यहाँ पे, आग कैसे लगी है बताओ? शॉर्ट सर्किट से। क्या है ये, गोदाम है? गैरेज है ई रिक्शा का। तो कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे? कम से कम 96 गाड़ी। कितनी? 96 गाड़ी। तो कितनी आज जल 40 गाड़ी तक शॉर्ट सर्किट के कारण जल गई। तो ऊपर कोई परिवार भी रहता है? ऊपर परिवार है, परिवार का मतलब ये लोग तो बच गए, कुछ नुकसान नहीं। अच्छा, नुकसान कितना नुकसान हुआ लगभग ये सारे? अच्छा, गाड़ियों को कितना नुकसान है? गाड़ी तो 40 गाड़ी है, नई गाड़ी है तो नई गाड़ी है तो सब खत्म है। जो पुरानी गाड़ी इधर खड़ी नहीं हो। कितने बजे यहाँ आग लगी? आग लगी है 12:30 बजे। 12:30 कौन बजे? कन्नौर में गर्मी की शिद्दत इख्तियार कर रही है। दर्जे हरारत 40 डिग्री के करीब जा चुका है। लोग घरों के बाहर आने से गुरेज कर रहे हैं। ठंडे मशरूबात जैसे लस्सी, नारियल का पानी, तरबूज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अवाम से अपील की कि वो गर्मी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। मैं तमाम अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आए दिन दर्जा हरारत कर्नूल शहर में जो है बढ़ती जा रही है, जिससे मुतालिक मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि वो धूप की शिद्दत से बचने के लिए मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करें और धूप में अगर निकलने की सख्त ज़रूरत पड़ी तब जो है डेफिनेटली कैप पहना करें और उसके साथ साथ जो है प्याज अपने साथ रखा करें, क्योंकि प्याज की वजह से जो है गर्मी की शिद्दत कम होती है और प्याज का इस्तेमाल भी करें और उसके साथ ही साथ जो है बर्फ़ के चीज़ इस्तेमाल ना। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 32वां दिन है। यूक्रेन पर रूस के फौजी हमले मुसलसल जारी है। रूस ने ताज़ा हमलों में यूक्रेन के लिविव शहर में मौजूद ऑयल टैंकरों पर फ़ज़ाई हमले किए। आज सुबह लिविव में मौजूद कई ऑयल टैंकरों पर रूस ने फ़ज़ाई हमले किए। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की 25% से ज़ायद आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदे दीगर ममालिक में पनाह ले चुके हैं, जबकि हजारों शहरियों के फौत होने का अंदेशा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन